जवान साथियों का इस्तकबाल करता हूं जो इस तरफ खड़े हैं, सामने खड़े हैं, दीवालों पर खड़े हैं। इधर जो लोग हैं वो थोड़ा सा हट जाएं ताकि पीछे के लोगों को दिखाई पड़े। थोड़ा सा इधर से पीछे हो जाएं, थोड़ा पीछे हो जाएं। दोस्तों, असेंबली इलेक्शन के बाद आपके बीच में फिर से हाजिरी हुई है। नगर पालिका, नगर महापालिका के इस इलेक्शन में प्रभाग 11 से जरीना बेगम, रफीक बागवान, खतीजा बेगम, गुलाम मुस्तफा, अब्दुल रहीम, अब्दुल वहीद पटेल, मोहम्मद आतिक शेख मोइन। प्रभाग 12 से अब्दुल गफ्फार, अब्दुल सत्तार, सैयद शेर अली, शमीम बेगम, शेख जावीद, शेख हलीमा बी, शेख बाबू, इब्राहिम भाई। प्रभाग 13 फसिया फिरदौर, अब्दुल मुख्तार, संगीता कामले, वाजिद अनवर जहांगीरदार, अब्दुल रहीम, अब्दुल गफूर। प्रभाग 14 से शिंगे पूनम, शमा अब्दुल वहीद हबीब, इदरीस बेगम, अहमद बाबू भाई खोके वाले। और प्रभाग 15 से मोहम्मद उबैदुर रहमान, जबीना सुल्ताना, मोहम्मद अतीक, वैशाली अंबादास रातोले और मोहम्मद यूसुफ। जब अहले खिरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हों, जब अहले खिरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हों, जब बुलबुल हो तस्वीरें चमन और कौवे गीत सुनाते हों, जब चिड़ियों के इन घोंसलों में कुछ सांप उतारे जाते हों, जब माली अपने हाथों से गुलशन में आग लगाते हों, उस दौर में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। हम लोग अनल हक बोलेंगे, हम लोग अनल हक बोलेंगे। नांदेड़ वालों, आप जिंदा दिल अवाम हैं, आपकी सियासी समझ को सलाम करता हूं। इधर जो साथी खड़े हैं वो ट्रैफिक को आहिस्तगी से गुजर जाने दें। अगले 40-45 मिनट में आपके सामने हूं और कोशिश करूंगा कि अपना कलेजा निकाल करके आपकी हथेली पर रख दूं और हर उस शख्स से आपको रूबरू करवाऊं जिसकी जरूरत है। शतरंज की बिसात बिछ चुकी है, मोहरे इधर से उधर किए जा रहे हैं, खेल खेला जा रहा है और खेल खेलने वाले ये सोच रहे हैं कि नांदेड़ की आवाम बेवकूफ है, उसको तो कुछ समझ में नहीं आएगा। नहीं, ये नांदेड़ की आवाम है। यहां से उठी हुई आवाज पूरे महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जाती है। ये वो मिट्टी है कि जिस मिट्टी के पुतले को छू लेती है उसे सोना बनाने का काम करती है। मैं इस मिट्टी को सलाम करता हूं। यहां पिछले एक हफ्ते से आप बड़ी बड़ी तकरीरें भी सुन रहे हैं और बड़ी बड़ी साजिशें भी देख रहे हैं। इस भीड़ में तमाम ऐसे नौजवान साथी भी आए होंगे जो कांग्रेस पक्ष के लोग हैं, लेकिन मुझे सुनने के लिए और मेरी आवाज जिन कानों तक पहुंच रही है, तमाम ऐसे भी साथी होंगे जिन्होंने अब तक फैसला नहीं किया होगा कि उन्हें क्या करना है। अब मैं उनसे मुखातिब हूं। अब थोड़ी देर के लिए पुलिस के साथियों से भी गुजारिश है कि ये इंतजामात बना रहने दें, इस मीटिंग को उसी तरह से चलने दें जैसे आपने बाकी मीटिंग चलने दी है। दोस्तों, पुलिस का काम है न्यूट्रल होकर के काम करना, किसी एक पक्ष का होकर के काम नहीं करना। तो इस मीटिंग को उसी तरह से चलने दें। आवाम से भी गुजारिश है कि आप खामोशी के साथ थोड़ी देर मीटिंग का हिस्सा रहें। दोस्तों, मैंने कहा ना, बिसात बिछ चुकी है। पिछले दिनों आपने देखा कि 1 दर्जन भर हमारे कॉरपोरेटर जाकर के भाजपा में शामिल हो गए। समझ में नहीं आई बात क्या? समझ में नहीं आई क्या? जाकर के भाजपा में शामिल हो गए। डर रहे थे कि डायरेक्ट भाजपा में शामिल होंगे तो आवाम गिरेबान पकड़ लेगी। तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा कि पतंग उड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भूल गए कि ये नांदेड़ है जो ये जानती है
यहाँ की आवाम के किसी का जलवे रंगीन तखय्युलात में है, चिराग बन के कोई जिंदगी की रात में है। बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, मुझे पता है मगर डोर किसके हाथ में है। हमें यह पता है कि मटन किसका है और सालन किसका है। पता है कि नहीं पता है? हमें तो यह भी पता है कि मसाला किसके पैसे का आ रहा है। पता है कि नहीं पता है? इसलिए नांदेड़ वालों, आने वाली 15 तारीख को आपको तमाम उन मुनाफिकत का बदला भी लेना है। ये इलेक्शन आम इलेक्शन नहीं है। यहां हमारे साथी रविंद्र चौहान जी बैठे हैं जो लोकसभा में आपके खासदार हैं, मैं राज्यसभा में आपका खासदार हूं। अब थोड़ी देर खामोशी अख्तियार कर लें और थोड़ी देर ये मीटिंग चलने दें, इंतजाम बना रहने दें भाई, बोले मत इधर से साथी। मैंने कहा ना रविंद्र जी आपके लोकसभा के खासदार हैं, मैं आपका राज्यसभा का खासदार हूं, और सत्तार भाई आपके आमदार होते होते रह गए। मैंने सुना नकीबे मिल्लत आए थे तो सत्तार भाई पे बड़ा तंज कर रहे थे, बता रहे थे कि हमने कैंडिडेट दे दिया होता तो क्या होता, तुम हार गए, तुम ऐसे ऐसे तंज मैंने सुने। मैं तकरीर सुन रहा था, मुझे लगा कि एक बुजुर्ग इंसान, शरीफ इंसान, 40 साल बाद जिसे उम्मीदवारी मिली, हम सारे लोग उसके लिए लड़े, रविंद्र चौहान भी लड़े, इमरान प्रतापगढ़ी भी लड़ा, और हमने कोशिशें करके सत्तार भाई को उम्मीदवार बना करके भेजा। सत्तार भाई चुनाव बहुत थोड़े वोटों से हार गए, लेकिन अब समझ में आता है कि क्यों हार गए। ये जो दर्जन भर मुनाफिक उधर गए हैं, उनकी मुनाफिकत से हारे हैं चुनाव, वरना नहीं हारते। हमें पता है कि कैसे हराया गया, हारे नहीं है बल्कि हराए गए हैं। लहू में भीगी हुई आस्तीन जीती है, चुनाव तुम नहीं जीते, मशीन जीती है। हराए गए, लेकिन इलेक्शन है, हार जीत तो चलता रहता है। अब आप आकर के कहेंगे कि सत्तार तुम्हारा बेटा तो हारेगा, हमने तुम पर एहसान किया। नहीं, आपने नांदेड़ पर एहसान नहीं किया, बल्कि नांदेड़ ने आप पर कई बार एहसान किया है। पहली बार जब हैदराबाद से निकले थे कहीं चुनाव लड़ने के लिए 2012 में, तो सबसे पहले नांदेड़ की आवाम ने आपको पनाह दिया था और आपके कॉर्पोरेटर जिताए थे। नांदेड़ ने एहसान किया है आप पर, आपने नांदेड़ पर कोई एहसान नहीं किया है। आपने तो हॉस्पिटल और स्कूल बनाने के जो वायदे किए थे और जो जमीन खरीदी थी आपके कॉर्पोरेटर जीते, तो आपने बाद में वो जमीन बेच करके अपना वो पैसा भी अपने पास रख लिया। नांदेड़ पर आपने कोई एहसान नहीं किया है, नांदेड़ की आवाम ने आप पर एहसान किया है, और इस एहसान का बदला आप पूरी जिंदगी चुकाएंगे तब भी नहीं चुका सकते। नांदेड़ का आपके ऊपर इतना बड़ा एहसान है। आपकी जमात को अगर पूरे हिंदुस्तान में आज लोग जानते हैं तो उसकी बुनियाद में नांदेड़ की आवाम का भरोसा और इनका खून पसीना शामिल है। इनका शुक्र अदा करिए, इनके बीच में आइए तो अदब से बात करिए यहाँ के बेटों के बारे में। सत्तार साहब नांदेड़ का भरोसा है, नांदेड़ का गुरूर है, नांदेड़ के बेटे हैं। यहाँ के बेटे के बारे में इस लहजे में आपको बात नहीं करनी चाहिए, आप कितने भी बड़े रहनुमा हो जाएं, लेकिन किसी बुजुर्ग इंसान की शराफत का मजाक मत उड़ाइए। आप कह रहे हैं कि आपने एहसान किया उनके खिलाफ कैंडिडेट ना दे करके, तो मैं भी कह रहा हूं कि कांग्रेस ने आप पर एहसान किया कि आपके सूबाई सदर के खिलाफ उसकी मर्जी के मुताबिक का कैंडिडेट दिया था, फिर भी वो नहीं जीत सका। अगर सत्तार भाई नहीं जीत पाए तो आपके सूबे का सदर भी नहीं जीत सका था, वारिस पठान भी नहीं जीत पाए थे, फारूक शेख भी नहीं जीत पाए थे। वो क्यों चुन के नहीं आ पाए, क्यों नहीं चुन के आ पाए? और एहसान मानिए कांग्रेस का कि मालेगांव से जो 75 वोट से एक एमएलए आपका जीता है, अगर हम लोगों ने थोड़ा सा मेहनत कर दी होती तो 75 वोट से जीतते नहीं बल्कि 7500 वोट से चुनाव हार जाते।
वहां भी कांग्रेस ने एहसान ही किया था। मैं कांग्रेस का एहसान गिनाऊंगा आप पर तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इधर आओ गफ्फार। बस मैं नांदेड़ से एक बात पूछना चाहता हूं। नांदेड़ के लोगों, दिल पर हाथ रख करके मेरा यह सवाल सुनना। सत्तार भाई इधर आइए आप। 40 साल बाद एक इंसान को उम्मीदवारी मिली। ठीक है, हालात ऐसे बने कि वो जीत नहीं सके, लेकिन नेता बनकर के आपके बीच में खड़े हो गए। आपको इस तरह के नेता इतना चुभते क्यों हैं? आप अकोला में साजिद पठान को हराने के लिए पहुंच जाते हैं, आप नांदेड़ में सत्तार और गफ्फार को नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, आप बिहार में जाकर के मुस्लिम नेताओं को हराते हैं, आपकी पूरी टीम लग करके इमरान प्रतापगढ़ी को गाली देती है। आप सिर्फ अपने अलावा किसी को देखना ही नहीं चाहते। आपके लोग नारा लगाते हैं मेरा सदर मेरा गुरूर। अरे गुरूर अल्लाह को कभी भी पसंद नहीं आता है। ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। पूरा नांदेड़ जानता है कि रात के 3:30 बजे वो सारे उम्मीदवार कहां से निकले थे, किस चौखट से निकले थे। अशोक चौहान साहब की तो मजबूरी रही होगी, वो भाजपा में चले गए। इन 12 लोगों पे कौन सी ईडी का छापा पड़ रहा था कि ये जाकर के शामिल हो गए? मेरा सवाल है ये। उनकी तो मजबूरी रही होगी, चलो मान लिया, लेकिन इन 12 लोगों पे 10 दिन पहले दिल्ली में मेरे घर पे आकर के बड़ी बड़ी कसमें खा रहे थे कि इमरान भाई आपको कैंपेन करने के लिए आना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐलान नांदेड़ में कह रहा हूं, नांदेड़ वालों, कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुजदिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं। रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। चले गए, जाने दो। सफाई हो रही है, नए लोगों को मौका मिल रहा है, नई लीडरशिप खड़ी करो। जो चले गए उनका मातम मत करो। चौहान साहब चले गए थे, उसके बाद रविंद्र चौहान लोकसभा जीत करके आपने दिया ना दिल्ली को, तो ये मत सोचो कि कोई चला गया तो सब खत्म हो गया। नहीं, कुछ भी खत्म नहीं होता है। मुझको 12 फोन आए कि इमरान आप मत आओ, प्लीज आप मत आओ। मैंने कहा मैं जमीर का सौदा नहीं करता हूं। मैं 2017 में पहली बार नांदेड़ आया था और नांदेड़ की आवाम की दुआओं का सदका है कि मैं आज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठा हूं। मैं इसका एहसान मानता हूं। मैं नांदेड़ की आवाम का एहसान मानता हूं और हर उस कोने में जहां हमारी लीडरशिप कहीं से भी मजबूत हो रही हो, उसके लिए अपना खून पसीना बहा करके भी एक तैयार होकर के खड़ा मिलूंगा। देखिए, कोशिशें अच्छी की गई थी, प्लान भी बहुत अच्छा बनाया गया था। सोचा यह गया था कि 10-12 कॉर्पोरेटर जो कांग्रेस के थे, उनके हाथ में पतंग की डोर पकड़ा दी जाएगी और कमल को हरा कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ खेल तो ऊपर वाला भी खेलता है ना, और जब चलती है रब की तो किसी की नहीं चलती। कांग्रेस और वंचित का अलायंस हो गया, यह सिलेबस में नहीं था। अब मामला गड़बड़ा गया है। तमाम पैसा, तमाम दौलत, तमाम साजिशें, तमाम कोशिशें करने के बावजूद अब सारा प्लान इस पे आ गया है कि किस तरह से गफ्फार को हराया जाए, किस तरह सत्तार भाई को कमजोर किया जाए। मैं नांदेड़ से लेकर के हैदराबाद वालों तक सबसे कहना चाहता हूं कि इसी गली में वो भूखा किसान रहता है, ये वो जमीन है जहां आसमान रहता है। शहर के सारे हकीरों को ये खबर कर दो, बाप के साथ एक बेटा जवान रहता है। इतना आसान नहीं है कि आप यहां खड़े होकर के दावा कर दोगे कि गफ्फार तो हारेगा। यह फैसला तो अल्लाह करेगा, नांदेड़ की आवाम करेगी। ये नांदेड़ की आवाम है, अगर जिताने पे आ गई ना
तो ये जो सारे नाम मैंने गिनाए हैं, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी तकरीरें सब धरी की धरी रह जाएंगी और इंशाअल्लाह ताला नांदेड़ में कांग्रेस और वंचित का मेयर बनेगा। बस आपको थोड़ा दिल पे हाथ रख करके सोचना है। मेरी नई नस्लों, खुसूसी तौर पर आपको ये समझ में नहीं आता खेल कि एक बार आए 2 सभा की, दूसरी बार आए 2 सभा की, लेकिन पैकेज इतना बड़ा है और दबाव इतना ज्यादा है कि हो सकता है तीसरी बार भी आए। आप देख लेना 13 तारीख से पहले तीसरी बार भी आएंगे, देख लेना, क्योंकि गफ्फार आंख में चुभ रहे हैं, क्योंकि सत्तार आंख में चुभ रहे हैं कि कैसे उनके अलावा हिंदुस्तान में या उनके अलावा महाराष्ट्र में बिना उनकी मर्जी के कोई नेता कैसे बन जाए। इमरान प्रतापगढ़ी का क्या कसूर है? क्यों गाली देते हो? आप लोकसभा में बोलते हो, मैं राज्यसभा में खड़ा होकर के बोलता हूं। जिस दिन से हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में पहुंचा हूं, मेरा खुदा गवाह है, मैंने एक लम्हा भी बिना आपकी फिक्र के गुजारा हो। तो आपके मुद्दों पर हाकिम की आंख से आंख मिला करके बोलता हूं, लड़ता हूं, लेकिन आपको यह लगता है कि बस आप ही आप हैं, कोई और न रह जाए, कोई इमरान प्रतापगढ़ी, कोई गफ्फार, कोई सत्तार। अरे सत्तार साहब पिछली बार थोड़े से वोटों से हरा दिए गए, इंशाअल्लाह ताला अगली बार फिर कैंडिडेट बनेंगे और आमदार बनकर के महाराष्ट्र की असेंबली में पहुंचेंगे। कल मैं अकोला था, मैंने वहां कहा कि भाई साजिद पठान एक मजबूत नेता है, आमदार चुन करके आया है, आप उसको हराने के लिए आज दूसरी बार पहुंचे थे। तो आज वहां तकरीर जाकर के कर रहे थे तो बोले कि इमरान प्रतापगढ़ी को इशारे में बोले अभी तो उसके दूध के दांत नहीं टूटे हैं। मैंने कहा अभी जब दूध के दांत नहीं टूटे हैं तब इतना पेट में दर्द हो रहा है, जिस दिन दूध के दांत टूट गए उस दिन क्या होगा? कहते हैं मुझे सियासत नहीं आती। ठीक है भैया, मैं 5 साल की सियासत में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में बैठा हूं और आप कहते हो मुझे सियासत नहीं आती। एक आम से परिवार से निकल करके एक बेटा जिसका कोई सियासी घराना नहीं था, वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन की पार्टी से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में बैठा है और आप कहते हैं कि सियासत नहीं आती। मुझे सियासत आती हो या ना आती हो, लेकिन मुझे सच्चाई समझ में जरूर आती है। मुझे यह समझ में आता है कि यहां पतंग किसके इशारे पे उड़ाई जा रही है और भाजपा का मेयर बनाने के लिए क्या क्या कोशिशें की जा रही हैं। अकोट देखा आपने? आज मैं गया था, अकोट होकर के आया। अकोट में एमआईएम के कॉर्पोरेटर भाजपा के साथ अलायंस में चले गए। सोशल मीडिया पे थूथू हुई तो फडणवीस ने आगे आकर के कहा कि हमारा एमआईएम के साथ कोई अलायंस नहीं होगा, लेकिन अब तक सदर साहब ने यह नहीं कहा। अंबरनाथ में कांग्रेस के कुछ कॉर्पोरेटर ने युति कर ली, 10 मिनट के अंदर कांग्रेस पार्टी ने उन सारे कॉर्पोरेटर्स को पार्टी से बाहर निकाल दिया। आज तो मुझे पता चला है कि परली में शिंदे साहब के साथ मिलकर के गठबंधन कर लिया, लेकिन तकरीरें बड़ी बड़ी हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों कि अपने बेटों को जलील करवाना बंद करिए। आप ही के कंधे पर पैर रख करके सियासत करने वाले लोग आपके बीच में आएंगे और आपके भाइयों को, आपके बेटों को ये कहेंगे कि हमारा एहसान मानो, तुमको तो जीतने नहीं देंगे। ये जबान सियासत की जबान नहीं है, ये जबान मगरूरियत की जबान है और मगरूरियत अल्लाह को पसंद नहीं है। तो आपको कैसे पसंद आ रही है? मेरी आपसे गुजारिश है साथियों कि इस इलेक्शन में जो सारा खेल है उस खेल को आप समझ रहे हैं। 2017 से पहले आपने उनके कॉर्पोरेटर जिताए थे, बाद में वो कॉर्पोरेटर कई सारे उसमें से कांग्रेस में चले गए। फिर इस बार जब उनके पास कैंडिडेट नहीं थे तो कांग्रेस की ही दगी तोपों को मसाला भर करके एक बार फिर से अपने पाले में लेकर के उनको कैंडिडेट बना दिया गया। मुझे तो हैरत जमात के उन नौजवानों पर है जो पिछले 7 साल से इस उम्मीद में लगे थे कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट किसको दिलवाया साहब ने? जो हमारे यहां से गए थे, उनका हक भी मार लिया गया।
मुझे उन नौजवानों के साथ मेरी सहानुभूति है साथियों, लेकिन ये धमकियां देने वाले, ये साजिशें करने वाले ये भूल जाते हैं कि कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो, लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। गफ्फार आपके बीच का आपका भाई है, आपका बेटा है, आपका दोस्त है, आपका साथी है। रात के 2 बजे भी आपके मुद्दे पर खड़ा मिलता है। सत्तार भाई आपके अपने हैं, इनका सिर्फ एक कसूर है कि इनकी जबान लंबी नहीं है। मैंने उनकी तकरीर सुनी, उन्होंने कहा कि सत्तार मेरी जबान बहुत लंबी है, मैं बोलूंगा तो तुम चुप हो जाओगे, तुम घर से नहीं निकल पाओगे। नांदेड़ वालों, मैं तो उनसे कहना चाहता हूं कि हां साहब आपकी जबान बहुत लंबी है, लेकिन उस जबान का इस्तेमाल सत्तार को चुप कराने में नहीं बल्कि राजा सिंह को चुप कराने में लगाइए, तब शायद अवाम का भला हो सके। उस जबान का इस्तेमाल गफ्फार को हराने में नहीं बल्कि राजा सिंह को हराने में लगाइए, तब मैं समझूंगा कि आप सियासत कर रहे हैं। गलत कह रहा हूं क्या मैं? जिस जगह दारुस्सलाम है, हैदराबाद में जिस जगह दारुस्सलाम है, उस गोशा महल का एमएलए राजा सिंह है। जिस जगह दारुस्सलाम है, उस गोशा महल का एमएलए राजा सिंह है और उसके खिलाफ कैंडिडेट नहीं देते। लेकिन गफ्फार को हराने के लिए तीसरी बार आएंगे, देख लेना, देख लेना। यही है सियासत, यही है सियासत। लेकिन इस सियासत को समझो कि आखिर कौन सा दबाव है। एक बार आए, मैं तो एक बार आया हूं, चला जाऊंगा, तीसरी बार आना पड़ रहा है। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, अब और चुप रहने को तैयार नहीं है हम लोग। आदमी है, दरो दीवार नहीं है हम लोग। धूप और छांव का जादू न चलाओ हम पर, चढ़ते सूरज के परस्तार नहीं है हम लोग। ये लड़ाई बहुत जरूरी लड़ाई है नांदेड़ वालों, और मैं आपका भाई, आपका बेटा होने के नाते आपसे बस इतना कह रहा हूं कि ना हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। आप यहां कांग्रेस और वंचित का मेयर बनाइए, वरना भाजपा का मेयर बन जाएगा। इसी साजिश और इसी कोशिश में लगे हुए हैं लोग। आपको बस यह समझना है, होशियारी के साथ, समझदारी के साथ। कभी राहत साहब ने कहा था, कोई मौसम हो सुख दुख में गुजारा कौन करता है, परिंदों की तरह सब कुछ गवारा कौन करता है। घरों की राख फिर देखेंगे, पहले देखना यह है कि घरों को फूंक देने का इशारा कौन करता है। एक तरफ पैसा है, ताकत है, पावर है, और एक तरफ तकरीरें हैं, और दूसरी तरफ बीच में कुछ मोहब्बत वाले लोग खड़े हैं जो ये कहते हैं कि नांदेड़ तो मोहब्बतों का शहर है, नांदेड़ तो गंगा जमुनी तहजीब का शहर है, नांदेड़ तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकजुटता का शहर है। इस शहर में जज्बाती तकरीरों के बजाय मोहब्बत और शराफत की सियासत होनी चाहिए, और वो सियासत रविंद्र चौहान कर रहे हैं, सत्तार भाई कर रहे हैं, गफ्फार कर रहे हैं, जो हमारे बाकी कॉर्पोरेटर के कैंडिडेट हैं वो सारे लोग कर रहे हैं कॉर्पोरेशन के। मैं आपके बीच में खाली पीली बातें करने नहीं आया हूं। इतना आपसे कहता हूं साथियों कि आप इन तमाम हमारे नगर सेवकों को जिता करके आगे पहुंचाइए। इंशाअल्लाह इनके बाईं तरफ आपका लोकसभा का खासदार खड़ा मिलेगा और दाईं तरफ राज्यसभा का खासदार खड़ा मिलेगा। हम सिर्फ जज्बाती बातें आपसे नहीं कर रहे, हम आपसे ये कहना चाहते हैं साथियों कि ये लंबी लंबी तकरीरें करें तो एक कान से सुनिए, दूसरे से निकाल दीजिए, क्योंकि आप समझदार लोग हैं। आप पिछले 10-12 साल से ये तकरीरें सुनते आ रहे हैं।
मुझसे किसी ने कहा साहब बहुत लंबी लंबी तकरीर हो रही है, आते हुए रविंद्र भाई कह रहे थे। मैंने कहा रविंद्र भाई आप शरीफ आदमी हैं, आप ये समझ नहीं पाते हैं कि मैंने हाथों से बुझाई है दहकती हुई आग। अपने बच्चों के खिलौनों को बचाने के लिए नफरतें बेचने वालों की भी मजबूरी है, माल तो चाहिए दुकान सजाने के लिए। करें क्या वो? उनके पास उन तकरीरों के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन हम उनसे कहना चाहते हैं कि हमें यह देखना है, हमें तो आखिर ये देखना है रहेगी लफ्जों में धार कब तक। हमें तो आखिर ये देखना है रहेगी लहजे में धार कब तक। तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। मेरे भाई, ये इधर जो दीवार पे नौजवान साथी बैठे हैं, इधर जो छत पर हैं, इधर जो रोड पर हैं, इधर जो कुर्सियों पर बैठे हैं, मैं सबको पुकारता हूं और आपसे बस एक बात कहता हूं कि सत्तार साहब हारे नहीं थे। मुनाफिकों ने किसके इशारे पे सत्तार भाई को हराया था ये आपको पता है। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कौन है आपको पता है। उसका भी बदला लेना है। और ये जो नए पौधे लगाए गए हैं, आपको इनके हाथों को भी मजबूत करना है। और अगर आपने कर दिया, देखिए कितनी चालाकी से पता चला मुझे कि नई पार्टी बन गई। हमारा एक भोला बेचारा पत्रकार वो भी फंस गया उसी में। नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। अच्छा, जिस मटन को खाने की साहब बात कर रहे थे, वो मटन अगर उसने खाया होता तो उसकी सेहत सही हो जाती। उसकी सेहत सही नहीं है हमारे भाई की, भाई है हमारा वो। नई पार्टी बन गई। फिर कुछ लोगों से कहा गया कि आप पतंग उड़ाओ, लेकिन पतंग का मांझा कभी कभी नुकसान भी पहुंचा देता है। वो जो रात में वीडियो आई ना, उस वीडियो ने खेल खराब कर दिया, वरना खेल तो बन गया था। अच्छा, ये सोशल मीडिया का जमाना है। ये नांदेड़ के नौजवान हमारे जो साथी हैं, रात के 2-2, 3-3 बजे तक जागते हैं। कुछ को महबूबा से बात करनी होती है, कुछ को सोशल मीडिया पे कुछ करना रहता है। अब इनके सिलेबस में वो जब वीडियो आया तो इनको लगा अरे ये क्या हो रहा है, हम तो कुछ और समझ रहे थे, खेल तो कुछ और है। तब इनको लगा कि नहीं, इस खेल का हिस्सा तो नहीं बनेंगे और इस खेल का हिस्सा मत बनिए, वरना इसी तरह से उंगलियों में मांझा फंसा करके पतंगे उड़ती रहेंगी और आप खेल का शिकार बनते रहेंगे। साथियों, वो एक अफसर रात में निकला चौराहे पर देखने के लिए कि सब ठीक ठाक चल रहा है, तो उसने देखा कि एक भिखारी आदमी बेचारा कंबल तान करके सो रहा है। तो उस अधिकारी ने उसको जगाया और जगा करके जब वो बैठ गया नींद से उठ करके भिखारी, तो उससे पूछा कि कुछ खाया? तो उसने कहा नहीं साहब, 2 रात से कुछ खाया नहीं है, भूखे पेट सो रहा हूं। अधिकारी उसी के पास चबूतरे पे बैठ गया और पूरी रात बैठा रहा, सुबह तक बैठा रहा। तो उस भिखारी ने सुबह उस अधिकारी से कहा कि भाई आप पूरी रात मेरे साथ बैठे रहे, आपने मुझे खाने को भी कुछ नहीं दिया, ये बताओ आपने मुझे जगाया क्यों? तो अधिकारी ने कहा मुझे ऊपर से आदेश था कि शहर में कोई भी भूखा पेट सोना नहीं चाहिए। तो हालत यही है। ये जो हमारे साथी गए हैं, इनको 15 तारीख की वोटिंग के बाद 16 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो ये एक शेर गुनगुनाएंगे कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। आप देख लेना। और ये आपको करना है, सिर्फ इसलिए करना है कि कभी कभी गद्दारी का बदला भी लेना चाहिए। कभी कभी आपको यह भी दिखाना चाहिए कि एक शरीफ इंसान को साजिश का शिकार बना करके अगर कुछ अपने लोग मुनाफिकत करके हराएंगे और ये वो उम्मीद करेंगे कि बाद में चोला बदल लेंगे और आवाम उन्हें जिता देगी, तो फिर आपको ये बताना है कि नहीं,
अवाम इतनी बेवकूफ नहीं है। अवाम को बेवकूफ समझना बंद करिए। अपनी सियासत के लिए अवाम के जज्बात से मत खेलिए। मेरी आपसे गुजारिश है साथियों कि अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है। अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है, मगर इन सारी चीजों पर मोहब्बत अब भी भारी है। बड़ी बड़ी तकरीरें हो रही हैं। साहब आकर के महाराष्ट्र में बोल रहे हैं हिजाब वाली आने वाले दिनों में इस देश की प्राइम मिनिस्टर बनेगी। सुना आपने? बिहार में थे तो कह रहे थे कि उमर का, फारूक का, अबू बकर का बेटा चीफ मिनिस्टर बनेगा, और नीतीश कुमार को फिर से चीफ मिनिस्टर बनवा करके वापस आ गए। अब यहां आकर के कह रहे हैं इलेक्शन है कॉरपोरेशन का, और इलेक्शन की तकरीरों में कह रहे हैं हिजाब वाली प्राइम मिनिस्टर बनेगी। और जब बिहार में नीतीश कुमार ने हमारी एक बहन का हिजाब खींचने की कोशिश की तो आज तक उस पर एक भी जुमला नहीं बोले, और उनके सारे के सारे एमएलए बिहार में नीतीश कुमार की तारीफ में लगे रहते हैं। मेरे भाई, इस खेल को समझो। इस तरह के बयान हिजाब वाली बेटी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए नहीं दिए जाते, बल्कि नरेंद्र मोदी की सियासी जिंदगी बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं। आपको यह खेल समझना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं साथियों, इस मुल्क को मोहब्बत से जीता जा सकता है। अगर आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी को गद्दी से कोई और हटा सकता है तो आपकी गलतफहमी है। नरेंद्र मोदी को सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी गद्दी से हटा सकते हैं, दूसरी कोई ताकत हटा नहीं सकती। कोई कितने भी बांटने की बात करे, नांदेड़ वालों मुझे बताओ कि जब इस देश में वक्फ का बिल लेकर के आई नरेंद्र मोदी सरकार, तो इस देश की लोकसभा में सिर्फ 24 एमपी मुसलमान हैं। सिर्फ कितना? 24 एमपी। अगर उस बिल की हिमायत में, नरेंद्र मोदी की हिमायत में 288 वोट पड़े, तो उस बिल की मुखालिफत में 224 वोट पड़े। तो मुझे बताओ कि जब पार्लियामेंट में सिर्फ 24 एमपी मुसलमान हैं, तो ये जो 200 से ज्यादा हिंदू भाइयों ने, सिख भाइयों ने, ईसाई भाइयों ने, दलित भाइयों ने नरेंद्र मोदी के वक्फ बिल के खिलाफ वोट दिया, तो आप उनकी मोहब्बत को कैसे झुठला पाओगे? मुझे बताओ। मैं राज्यसभा में हूं। राज्यसभा में जब वो बिल आया तो उस बिल की हिमायत में अगर 100 से ज्यादा वोट हिमायत में पड़े तो उस बिल की मुखालफत में 98 वोट पड़े। बिल पास हो गया क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास, सरकार के पास नंबर था। बिल पास हो गया। लेकिन मुझे बताओ कि बीमारी की हालत में रात के 3 बजे राज्यसभा में उस बिल के खिलाफ वोट देने के लिए बैठी हुई सोनिया गांधी की मोहब्बत को आप कैसे झुठला सकते हो? रात के 2:30 बजे उस बिल के खिलाफ वोट देने के लिए बैठे हुए राहुल गांधी की मोहब्बत को आप कैसे झुठला सकते हो? कोई आएगा आपसे कहेगा कि नहीं, तेरा मेरा रिश्ता क्या है, ये नारा सुनो और इस नारे पर वोट दो। तो मुझे बताओ नांदेड़ वालों, अगर आप इस तरह के मजहबी नारे सुन करके वोट देंगे तो फिर दूसरी तरफ वाले भी तो धार्मिक नारे सुन करके वोट देंगे या नहीं देंगे? इस खेल को समझो। ये 85 और 15 का जो खेल है ना, इस खेल ने इस मुल्क का और खास तौर से आपका बहुत नुकसान किया है। जाओ उत्तर प्रदेश, जाओ असम, जाओ मध्य प्रदेश, जाओ दिल्ली, लोगों के घरों के बाहर बुलडोजर खड़े हैं, लोगों के सरों पे छत नहीं सलामत है। ये नारा जब से 2014 से लगाया गया कयादत का, कयादत का, कयादत का, उसके बाद मुल्क में नफरतें सिर्फ और सिर्फ बढ़ी हैं। अगर कम हुई हो तो बता दो मुझे। कम हुई हो तो मेरा गिरेबान पकड़ लेना। नफरतें बढ़ी हैं। और मैं तो उनसे कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, इस खेल को हम समझते हैं। खंडहर बचे हुए हैं, इमारत नहीं रही। खंडहर बचे हुए हैं, इमारत नहीं रही। और ये हुआ कि सर पे कोई छत नहीं रही। कैसी मशालें लेके चले तीरगी में आप, जो रोशनी थी वो भी सलामत नहीं रही। किसी भी सूबे में जो भी मजबूत मुसलमान नेता है उसे हराने के काम पे लग जाओ। गुजरात में, अहमदाबाद में गयासुद्दीन शेख एक मजबूत मुसलमान नेता था, उसको हराने के लिए गली गली जाकर के वोट मांगा और आखिर में उसको हरा दिया। मध्य प्रदेश के भोपाल में आरिफ
आरिफ मसूद रहनुमाई करता है, नुमाइंदगी करता है, हमारा भाई दूसरी बार का एमएलए है। पूरे मध्य प्रदेश में अगर कहीं सबसे ज्यादा जमात मेहनत कर रही है तो आरिफ मसूद के खिलाफ मेहनत कर रही है। साजिद पठान आपका एक मजबूत नेता है, तो उसके खिलाफ आज दूसरी बार हेलीकॉप्टर लेकर के उतरे थे। सत्तार आपके अपने हैं, उनके बारे में कौन कौन सी जबान इस्तेमाल की जा रही है आप देख रहे हैं। आपको यह खेल क्यों नहीं समझ में आता? इस खेल को समझिए और उनसे कहिए कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हाँ, मगर मुस्कुरा के निकले हैं। जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। रविंद्र भाई इधर आइए आप। देखो यार, आपका जो खासदार है ना, ये बहुत शरीफ है, बहुत शरीफ आदमी है ये। मैं उतना नहीं हूं, इसीलिए सबसे पहले इसी नांदेड़ से 2017 से मैं उन ताकतों के खिलाफ लड़ रहा हूं। मैं आज यहां तकरीर करके जा रहा हूं। सुबह पूरा सोशल मीडिया, पूरी ट्रोल आर्मी पूरे हिंदुस्तान में मां बहन की गालियां देगी, मैं जानता हूं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि जब मेरे भाई लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में होगी तो तुम मुझे कितनी भी गाली दो, इमरान प्रतापगढ़ी तुम्हारी जज्बाती तकरीरों के सामने हमेशा अपना सीना लेकर के खड़ा मिलेगा। जितनी गाली देनी हो दे लो, सत्तार भाई को जितनी गाली देनी हो दे लो। मैं सत्तार भाई आपको सलाम करूंगा कि आपको भी खरीदने की कोशिश की गई, आपको भी अपने पाले में करने की कोशिश की गई, लेकिन तारीख हमेशा बहादुरों की और न बिकने वालों की लिखी जाती है। बिकने वालों की तारीख नहीं लिखी जाती। और इसलिए जो लोग नहीं बिके, जो लोग नहीं डरे, जो लोग नहीं समझौता किए, उनको ताकत देने की जिम्मेदारी आपकी है। हो सकता है छोटी छोटी नाराजगी हो, कभी गफ्फार फोन ना उठा पाए हो, कभी रहीम भाई फोन ना उठा पाए हो, कभी आतिक भाई फोन ना उठा पाए हो, लेकिन जब लड़ाई बड़ी हो ना तो ये कोई घड़ी लेकर के आए, कोई दूसरे निशान लेकर के आए, कोई धनुष्मान लेकर के आए। घड़ी से लाख महंगा तो घड़ी का वक्त होता है, जो इसकी कद्र करता है उसी का वक्त होता है। इसलिए किसी झांसे में नहीं आना है, एक भी वोट बर्बाद नहीं करना है। आपको क्या लगता है रविंद्र चौहान जी का जीतना भाजपा को हजम हो पा रहा है क्या? आपको लगता है कि जिस नांदेड़ में सारा समीकरण फिट कर लिया, वहां रविंद्र चौहान बड़े वोटों से चुनाव जीत करके दिल्ली पहुंच गए, तो लोगों को बर्दाश्त हो रहा है क्या? जब नहीं हो रहा है तो उसके बाद सत्तार भाई को हराने के लिए सारी ताकत लगा दी गई, लेकिन सत्तार भाई को भी आपने इतना वोट दिया। मुझे याद है यही वो जगह थी जब हजारों की तादाद में लोग थे और मैंने सभा की थी और आपके जलते हुए मोबाइल के फ्लैश का वीडियो पूरी दुनिया ने देखा था, पूरी दुनिया में वायरल हुआ था। सत्तार भाई नहीं जीत सके, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने कहा ना, ये जितने हमारे नगर सेवक के कैंडिडेट हैं ये यतीम नहीं है। एक तरफ लोकसभा का खासदार है और एक तरफ राज्यसभा का खासदार है। कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हाँ, मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। मैंने सुना यहाँ तहरी बहुत अच्छी बनती है। सुबह मैं खाऊंगा क्योंकि सुबह से आया हूं तो अभी भूख लगी हुई है, कुछ खाया नहीं। कि हर सितम का जवाब आएगा,
देखना इंकलाब आएगा। कुछ लोगों ने अपनी मोबाइल के फ्लैश फिर उसी तरह चला लिए। सलाम आपकी जिंदा दिली को। अगर आपने इसी तरह से रोशनी दिखाई तो ये नफरत का अंधेरा नांदेड़ में कभी टिक नहीं सकता है। इसको जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा कि हर सितम का जवाब आएगा। देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए। देखिए गफ्फार हंस रहे हैं, रविंद्र भाई हंस रहे हैं, सत्तार भाई हंस रहे हैं, इमरान हंस रहे हैं, लेकिन कहीं तो हंसी गायब है कि हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए और वो तिल मिला के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। आसमां जल्दी जमीन पर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला। प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। और नांदेड़ वालों, अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है, फिर अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। इसलिए हर साजिश को समझना और समझ करके हर साजिश का जवाब 15 तारीख को हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबा के देना। और वंचित के जो हमारे एक कैंडिडेट हैं, गैस सिलेंडर, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत महंगा कर दिया है गैस सिलेंडर। आप ये वाला गैस सिलेंडर का बटन दबाओ, हम लोग कोशिश करेंगे कि नांदेड़ में आसानी से गैस सिलेंडर सस्ता मिल सके। इसलिए महानगर पालिका में कांग्रेस और वंचित का मेयर बनना चाहिए।